लेक्चर में एक क्विज़ दिया था मैंने, है ना, और क्विज़ में 5 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन थे, उसमें से लास्ट ये क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि इस वाले क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा आपको। आप जनरली जो फार्मूला यूज करते हैं वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करते हैं, उसमें आप दिमाग नहीं लगाते हो कि कैसे चीज़ें उसमें अरेंज होती हैं, उसको हम लोग सीखते हैं। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा ऐसे जनरली कि पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस BV इक्वल टू W/Q होता है, ऐसे पढ़ा होगा आपने, है ना। लेकिन ये बहुत मोर प्रिसाइज फार्मूला नहीं है, ठीक है ना, मोर प्रिसाइज फार्मूला नहीं है ये। मोर प्रिसाइज कैसे बेटा, मान लो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है ना। एक Q चार्ज को यहाँ का पोटेंशियल मान लो BA है और यहाँ का पोटेंशियल है BB। एक Q चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क डन करना पड़ रहा है। मान लो ये कहाँ से जा रहा है, A से B, वर्क डन करना पड़ रहा है A से B, है ना, ऐसे दिखा। इसका मतलब है कि वर्क डन इन A to B, मतलब A से B जाने में कितना वर्क डन हुआ ये, ठीक है ना। बेटा अगर इसको कौन लेके जा रहा होगा, एक्सटर्नल एजेंट। कौन लेके जा रहा होगा इसको, एक्सटर्नल एजेंट। तो इसे बोल देता हूँ एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना। तो ये रिलेशन होता है पोटेंशियल और वर्क डन और चार्ज में, वो होता है BB माइनस BA इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A to B एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा अपॉन Q। ये रिलेशन होता है बेटा, ये याद करके रखिएगा आप। ऐसा रिलेशन आप मतलब इस तरीके से जो आप लोग इधर मैंने लिखा था BA माइनस BB W/Q, आप जनरली इस टाइप का पढ़ते हो, ठीक है ना। बट ये मोर प्रिसाइज फार्मूला है, इसमें सारी चीज़ें पता चल रही कि कौन सा वर्क डन किधर से किधर वाला है। और ये BB माइनस B, आप कंफ्यूज क्या रहते हैं कि हाँ BB माइनस B लिखें कि BA माइनस BB लिखें। इसी में क्या होता है आपका साइन, बहुत सारे लोग का आंसर आ रहा था -15 वोल्ट, है ना। अभी देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो देखो अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूँ, ये बेटा याद रखिएगा फार्मूला, ठीक है। इफ 50 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट। तो बेटा ये फार्मूला आप याद रखिएगा, तो बेटा आप ये फार्मूला याद रखिएगा, BB माइनस BA होता है वर्क फ्रॉम A to B बाई एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ पे A से B होता है तो यहाँ BB माइनस BA होता है, ये याद रखिएगा। अगर ये वर्क डन A से B तक जा रहा है, उसमें वर्क डन अगर ये है तो BB माइनस BA लिखते हैं, ये याद रखिएगा। तो इसमें देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराया जा रहा है चार्ज को, और कितना वर्क डन हो रहा है 50 जूल। तो मान लेता हूँ ये A है और A से B मूव कराया जा रहा है। ए 50 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट पोटेंशियल इज -10 वोल्ट। तो -10 वोल्ट बेटा होगा। दूसरा का देखोगे आप टू अनदर पॉइंट B है ना, यहाँ से 2 कूलम को मूव कराया जा रहा है, तो यहाँ मूव कराने में बेटा WAB आएगा ना, A से वर्क B है ना, वो भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना 50 जूल, ठीक है। तो फार्मूला लगा दो आप, ये क्या आएगा फार्मूला, यही वाला लगेगा, BB माइनस BA। बेटा ऐसे याद रखिएगा, A से B तो B इधर आएगा, माइनस में ये A आएगा, ऐसे याद रखिएगा आप। अपॉन Q। तो देखो BB कितना है, पोटेंशियल एट V दिया है ना बेटा, V माइनस पोटेंशियल एट A कितना है -10, ये कितना आ जाएगा 50/2। तो ये B प्लस कितना 10 15, तो बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा 25 - 10 इक्वल टू 15 वोल्ट। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3rd हो जाएगा। तो बेटा ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके लेवल पे, ठीक है ना। वैसे कठिन नहीं है, आप 12th में जाओगे, 12th में वाले जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बड़ा आसानी से समझ आ जाता है ये कि ये एग्जैक्टली क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको याद करके रखिएगा। वो इसीलिए मैंने क्वेश्चन ही डाला था ताकि आप उसको पॉइंट आउट करो, तब आप इस चीज़ को समझो, क्योंकि तब आपको इसका वैल्यू समझ में आएगा। अगर मैं आपको वहीं पहले ही बता देता तो आपको इसका वैल्यू पता नहीं चलता कि इसका वैल्यू क्या है। तो इसका अब आपको वैल्यू पता चलेगा कि इसका वैल्यू कितना है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप इसको समझिए और इसको याद रखिए, ठीक है ना बेटा। चलिए आज हम लोग आगे पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब बेटा हम लोग समझते हैं करंट, है ना, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है ना। ये टर्म्स आप डेली लाइफ में सुनते ही होंगे कि रेजिस्टेंस इतना है ना, वोल्टेज इतना है, करंट इतना है। सब बच्चे रेजिस्टेंस शायद ना सुना हो आपने, बट वोल्टेज और करंट तो आप डेली लाइफ में सुनते ही होंगे कि इतना वोल्टेज आ रहा है ना, करंट इतना फ्लो कर रहा है ना, ये सब थोड़ा बहुत आप डेली लाइफ में सुनते ही होंगे, ठीक है ना। अच्छा, आपने देखा होगा कि जैसे हम कोई भी डीसी बैटरी जो होती है, बैटरी आप अप्लाई करते हो ना, तो उसमें करंट फ्लो करने लगता है। क्या करने लगता है? करंट फ्लो करने लगता है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो कौन दे रहा है? करंट बैटरी दे रहा है। कौन दे रहा है करंट? बैटरी दे रहा है। बट ऐसा नहीं होता है, बैटरी कभी भी करंट नहीं देता है बेटा, ये बात जान लेना आप कि बैटरी कभी भी करंट नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये करंट वाला पूरा सिस्टम चलता कैसे है, करंट कैसे फ्लो करता है, किसकी वजह से फ्लो करता है, और मतलब पूरा जो भी है मैं आपको एक सिचुएशन देके समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो ये कोई एक कंडक्टर है, क्या है? कोई एक कंडक्टर है, ये ए एंड है और ये बी एंड है, ठीक है ना। ये कंडक्टर है बेटा, ये क्या है? ये कंडक्टर, ठीक है ना। अब ये अगर कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब इसमें क्या होंगे? इसमें बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है। अब मान लो मैं एक बैटरी अप्लाई कर दे रहा हूँ। क्या अप्लाई कर दे रहा हूँ? बैटरी। बेटा बैटरी को ऐसे दिखा देते हैं, अभी समझ लेना आप। इसका मतलब होता है लोअर पोटेंशियल टर्मिनल, है ना, बैटरी का। ये प्लेट बोल दो, लोअर पोटेंशियल प्लेट बोल दो आप, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोलते हैं हायर पोटेंशियल प्लेट, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब है कि ये जो प्लेट है ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल, जो छोटा मैंने दिखाया हुआ है। ये बैटरी को बेटा दिखाने का तरीका होता है, अभी आप ऐसे समझ लो। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली इस एंड से कनेक्ट है, तो इस एंड का पोटेंशियल क्या होगा? हाई पोटेंशियल होगा। क्या होगा? हाई पोटेंशियल होगा। ये जो एंड होगा ये हाई पोटेंशियल पे होगा, और ये वाला जो एंड होगा वो लो पोटेंशियल पे होगा। हमेशा याद रखिएगा, बैटरी का जो इसे बोलता है नेगेटिव, बेटा इसको नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल भी बोलते हैं और इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि जो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है उसे हायर पोटेंशियल बोलते हैं, और जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है उसे लोअर पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो बैटरी सिर्फ बेटा क्या करता है? बैटरी सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। फिर अगेन बोलना, बैटरी क्या प्रोवाइड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। वो कैसे? बेटा ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना। ये हाई है, ये लो है, तो इसमें कुछ तो डिफरेंस आएगा ना पोटेंशियल का। और हमने पढ़ा था कि ड्यू टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बेटा किसका मूवमेंट होता है? चार्ज का मूवमेंट होता है, चार्ज का फ्लो होता है। तो मैंने बताया था कंडीशन की चार्ज फ्लो होने का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। जहाँ जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ पे चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज अगर फ्लो करेगा तो बेटा उसी को तो करंट बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो बेसिकली जो बैटरी होती है वो करंट नहीं प्रोवाइड करती है, वो क्या प्रोवाइड करती है? ओनली पोटेंशियल डिफरेंस। और ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या फ्लो होता है? चार्ज फ्लो होता है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था आपको कि अगर पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल से, सॉरी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, एंड नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ये मैंने बताया था, ठीक है ना। क्यों? उसके पीछे मैंने पूरा डिटेल आपको उधर समझाया है। तो देखो बेटा, अब पॉजिटिव चार्ज का तो कोई मूवमेंट होता नहीं, मूवमेंट किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। किसका होता है मूवमेंट? इलेक्ट्रॉन्स का।
तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर होगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा बेटा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये लो है ये हाई है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन बेटा अगर इधर मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज का शिफ्टिंग इधर हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का शिफ्टिंग किधर हो रहा है, एक तरीके से उस साइड हो रहा है। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर ही क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। तो इसमें करंट का डायरेक्शन किधर आएगा, इधर बेटा। करंट को आई से दिखा देते हैं, करंट को किससे दिखा देते हैं, आई से दिखा देते हैं, ठीक है ना। मान लेता हूँ बेटा इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बी ए बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, ठीक है। तो ये समझ में आया कि करंट का हम डायरेक्शन कैसे देखते हैं। करंट ये भी बोल सकते हैं कि करंट जो होता है बेसिकली वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होता है। ये एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, फील भी आया होगा आपको एक एक चीज़, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन का इसमें इधर उधर मूवमेंट हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन तो हवा में थोड़ा ना चल रहा होगा, तो कंडक्टर के अंदर चल रहा होगा। तो कंडक्टर के अंदर चल रहा होगा तो कॉलिजन भी हो रहा होगा लेटिस के अंदर या उसके अंदर, जो भी कुछ है आप इतना भी समझ लीजिए। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन को। किसको, इलेक्ट्रॉन को। नहीं समझे, तो बेटा इलेक्ट्रॉन को इधर उधर जाने में जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा होगा उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो बोल देते हैं कि इसमें जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा होगा वो आर। बेटा रेजिस्टेंस को आर से दिखाते हैं, आर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना बेटा। तो तीन चीजें आ गई हमारे पास, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें आ गई। अब इन तीन चीज़ों का रिलेशन क्या होता है आपस में, तीनों का, उसको पूरा डिटेल में जो समझाया है वो ओम्स लॉ के थ्रू समझाया है, ओम्स लॉ के थ्रू, है ना। आपने सुना होगा ओम्स लॉ, है ना, अभी आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ताकि थोड़ा आपको इंटरेस्ट आए, है ना। बाकी हम भी डाल के ओम्स लॉ, डेफिनेशन, ये सब कोई मतलब नहीं होता है वैसे पढ़ाने का, ठीक है ना। तो ये आप एक एक पॉइंट समझिए, जो जो मैंने बताया है उसको आप नोट करिए अपने हिसाब से। मैंने अपने तरीके से बता दिया है, बट आप क्या करिएगा, जैसे पढ़ें और जैसे आपको समझ में आ रहा है जो चीज़, आप उस तरीके से नोट्स बनाइएगा इसमें, क्योंकि मैंने इस इतने में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं ओम्स लॉ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी लैंग्वेज में। ये हमारी लैंग्वेज है, किस में नोट करना है आपको, अपनी लैंग्वेज में अच्छे से नोट्स, ठीक है ना। जब आप क्लास आओगे तो मैं चेक करूँगा कि किसने अच्छे से लिखा है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना। मेरे को समझ में आ जाएगा कौन अच्छे से लिखा है, ठीक है ना। चलिए हम लोग ओम्स लॉ की बात करते हैं। ये ओम्स चाचा का नियम है, ठीक है ना, ओम्स लॉ है। अभी हम लोगों ने देखा था कि करंट, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लो आप, सिंपल है बेटा, लॉ है, लॉ इज़ लॉ, ठीक है। उसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, लॉ में बोला गया है, वो आपको ऑब्जर्वेशन है, आपको डायरेक्टली समझना है उसको, ठीक है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। मैं पहले कंडक्टर बना लेता हूँ। मान लो ये कंडक्टर है बेटा, ठीक है। ये क्या है, ये आपका एक कंडक्टर है, क्या है, ये आपका कंडक्टर है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मान लो इसके अक्रॉस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, क्या है, V है। मान लो ये हाई है और ये लो है, ये क्या है, ये हाई है, ये लो है, पीछे की तरह से, है ना। तो करंट किधर फ्लो कर रहा होगा, मान लो I,
क्या फ्लो कर रहा होगा, करंट आई। तो वही बोल रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट को होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं तो जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, I के आएगा। ठीक है ना, क्लियर है बेटा। अच्छा, ये प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। तो मैं लिख देता हूँ, ये प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। बेटा जो कांस्टेंट आता है वो R आता है, क्या आता है, R आता है। क्या आता है, R। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, IR, इस तरीके से। ये R क्या होता है, ये R बेटा अभी अगर बोले तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। और इसी को क्या बोलते हैं आप, इसी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना बेटा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। बेटा ये जो रिलेशन आया है इसका डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन नहीं है, ये एक ओम्स लॉ है। क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो किसी पोटेंशियल डिफरेंस जितना कंडक्टर के अक्रॉस बढ़ाओगे उतना क्या उसमें फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा होता है। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बेटा जो हटता है वो किसके बराबर आता है, जो प्रोपोर्शनलिटी अगर हटता है तो जो कांस्टेंट आता है वो इसके बराबर आता है, रेजिस्टेंस का आता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, मान लो मैं ग्राफ बना रहा हूं V वर्सेस I। क्या बना रहा हूं, V वर्सेस I। ये बेटा क्या है, ये y है और ये x है। क्या है, यही होता है ना, इधर x होता है इधर y होता है, ऐसे मान लो। तो ये रिलेशन आपको दिया है V = IR। ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, V क्या है, y है, I क्या है, x है। आप रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ है। अच्छा ये y और mx कुछ पढ़े हैं आप, पढ़े होंगे। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। और ये अगर थीटा है और इसका बेटा ये लाइन का स्लोप क्या है, कंपेयर करोगे स्लोप R आएगा। तो जो इसका लाइन का स्लोप होगा, क्या होगा, स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, R के बराबर आएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये अगर V वर्सेस I का ग्राफ किसी भी मटेरियल के लिए अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो बेसिकली वो मटेरियल क्या फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अच्छा बेटा याद रखिएगा, इसमें टेम्परेचर क्या रखना है हमको, कांस्टेंट रखना है। क्योंकि टेम्परेचर बेटा क्या होता है, टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। अभी ओम्स लॉ में क्या बोला गया है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना उसमें करंट फ्लो करेगा। मतलब पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ऐसे करके सारा चीज़ आपका आ जाएगा। तो ये आप ग्राफ याद रखिएगा, ठीक है ना, कैसे मैंने बनाया है ये पूरा चीज़ है ना। तो यही आपका क्या है, ओम्स लॉ है। ठीक है ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये आपका आ जाता है। तो आई होप आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल, ठीक है ना, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, किसी चीज़ का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मतलब पूरा जितना भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है रेजिस्टेंस का वो मैं आपको नेक्स्ट अभी इसी में आगे देने वाला हूँ। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, है ना, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो बेटा हम लोग रेजिस्टेंस को देखते हैं ना, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कैपिटल R से दिखाते हैं। डेफिनेशन बोलते हैं द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। वही बोले थे कि जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा करंट को मूव करने में या चार्ज को मूव करने में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, ठीक है ना बेटा। बेटा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग लगाना है। इसको OHM ऐसे ओम लिखते हैं इसको, ठीक है ना। इट इज़ डिनोटेड बाई ग्रीक सिंबल। बेटा ये सिंबल कुछ ऐसे होता है, सबको पता है। इसको ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओमेगा बोलते हैं, ठीक है ना। अब कुछ हायर यूनिट्स हैं, जैसे आप अपने घर के बाहर
जो मीटर लगे होते हैं तो उसमें आप देखते होगे कुछ ऐसे लिखा रहता होगा, किलो ओम है ना, मेगा ओम, गीगा ओम, ऐसे करके। तो ये भी कुछ हायर यूनिट्स होती हैं। हायर यूनिट्स मतलब थोड़ा अधिक, इनका ज़्यादा वैल्यू होता है एक तरीके से। किलो ओम, बेटा किलो का मतलब आप पढ़े ही हो, किलो का मतलब होता है 1000। कितना होता है? ये 10⁻3 एक फैक्टर होता है ना, प्रीफिक्स पढ़े हो गए आप 9th में। मेगा ओम, मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁻6। गीगा मतलब 10⁻9। तो यहाँ लिखा है किलो ओम मतलब 10⁻3 ओम, मेगा ओम मतलब 10⁻6 ओम, है ना, गीगा ओम मतलब 10⁻9 ओम। तो ये कुछ हायर यूनिट्स हैं रेजिस्टेंस की, ये आप याद रखिएगा। सबको पता था बट लिखाना ज़रूरी है, आप इसको लिख लीजिए क्योंकि आपका बोर्ड है तो सारी चीज़ें अच्छे से नोट डाउन होनी चाहिए, ताकि मान लो अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए, तभी मार्क्स आएंगे, है ना। चाहे कितना आपको नॉलेज हो, ठीक है, अच्छी बात है, बट मार्क्स लाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। बट हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए। ये सब रटने से कोई मतलब नहीं है, बहुत अधिक मार्क्स भी लाने से कोई मतलब नहीं है अगर आपको नॉलेज नहीं है। अगर आप रट के मार्क्स ला रहे हो तो क्या है मतलब? लाइफ में एम थोड़ा ना होता है कि मार्क्स लाना ही एम होता है। लाइफ का एम होता है कुछ अच्छा सीखना। लाइफ का एम ये नहीं होता है कि मार्क्स आ जाए बस लाइफ काम हो गया हमारा। मार्क्स लाना एम नहीं होता है लाइफ में। लाइफ में होता है कि हम कुछ अच्छा करें। अच्छा तब कब करेंगे? जब हम समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमें समझना चाहिए, उसके बाद हम रट लेंगे या नहीं रटेंगे या कैसे भी लिख देंगे, थोड़ा मार्क्स कम आ जाएगा चलेगा, बट समझना ज़रूरी है। ये प्रायोरिटी होना चाहिए लाइफ में, तभी आप लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे इन डिटेल, ठीक है ना। लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब बेटा हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। तो ये तो बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है कि जो रेजिस्टेंस होता है बेटा हर मटेरियल का क्या होगा? अलग अलग होगा। इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरा है बेटा, ये लेंथ पे भी डिपेंड करता है। देखा गया है कि लेंथ जो है, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इसी को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ लेंथ। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ लेंथ है। लॉ ऑफ लेंथ मैंने क्यों बोला? क्योंकि कॉन्सेप्ट ये ऑब्जर्व किया गया, एक तरह से लॉ है, ऐसे मान लो आप कि लेंथ, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया लॉ ऑफ लेंथ, ठीक है ना। सेकेंड जो फैक्टर है लेंथ के हिसाब से कैसे अफेक्ट करेगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो आर आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते, जैसे मान लो बेटा ये कंडक्टर होगा ना, इसका रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं मान लो हम, तो इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, इसको ए बोल दिया, इसका लेंथ एल बोल दिया ना, ये लेंथ एल होगा। तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा इस कंडक्टर का वो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। अगर मैं एरिया की बात करूं, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है जानते हैं ना, जैसे ये पेन है, मार्कर है, तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, ये वाला एरिया। तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एरिया ए है ना। तो इस एरिया के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो होता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप यहाँ देख लोगे तो एरिया के कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली डिपेंड करता है, और लेंथ के डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। पहला है मटेरियल पे डिपेंड करता है कंडक्टर के, दूसरा है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तीसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अगर बेटा मैं लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ लेंथ और लॉ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर मैं कंबाइन करूं, दैट इज सेकेंड और थर्ड वाले फैक्टर को, और इसको, तो हम ये बोल सकते हैं इन दोनों को कंबाइन करके
कि जो रेजिस्टेंस होगा वो कुछ ऐसे वेरी करेगा, बोल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करिए। अब बेटा अगर मैं बोलूँ कि और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटेगा बेटा तो क्या आएगा? कोई कांस्टेंट आएगा। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी बेटा हटता है तो ये कांस्टेंट कुछ आता है रो। ये रो क्या होता है? ये रो जो होता है बेटा इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। ये इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। इसको बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेटा क्यों बोलेंगे? अगर मान लो किसी कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर है और एरिया भी कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसका लेंथ जो है वो 1 मीटर है, इसका 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कुछ ऐसे मान लो। तो मतलब इसका रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा? रेजिस्टिविटी के बराबर आ जाएगा। नहीं समझे? और ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कंडीशन पे आ रहा है, दैट इज 1 मीटर लेंथ होना चाहिए एंड 1 मीटर स्क्वायर क्या होना चाहिए? क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये एक स्पेसिफिक कंडीशन पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेजिस्टिविटी के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये क्या है? ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है बेटा। और याद रखिएगा कि जो रो होता है इट ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ये चीज़ याद रखिएगा। जो रेजिस्टिविटी होता है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए इसको बेटा, है ना। अगर मैं इसका बेटा यूनिट की बात करूं, किसकी बात करूं? यूनिट की बात, तो यूनिट सिंपली क्या आ जाएगा? इसका होता है ओम, है ना, इसका मीटर स्क्वायर अपॉन, तो इसका आ जाएगा ओम इंटू मीटर। क्या आ जाएगा इसका यूनिट? ओम इंटू मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। तो मैंने कोई भी नया कोई फैक्टर नहीं लिखा हुआ है। मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने आपका सेकेंड और थर्ड फैक्टर को यूज करके मैंने रेजिस्टेंस का फार्मूला ड्राइव किया। यहाँ पे ये बेटा रेजिस्टेंस का फार्मूला है, ये याद रखिएगा आप, है ना। ये आपका रेजिस्टिविटी होता है, ये कंडक्टर का लेंथ होता है, और ये किसका एरिया होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया होता है कंडक्टर का, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी क्या होता है? इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं? एक स्पेसिफिक कंडीशन पे जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी के बराबर आ जाता है, इसलिए इसको बोल दिया मैंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और ये केवल किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है, और शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है कंडक्टर पे, ठीक है ना। उसका मैंने यूनिट देख लिया कैसे, फार्मूला से रो इक्वल टू ला दिया R इंटू ए बाई एल। आर का होता है ओम, एरिया बेटा मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, काटेंगे तो ओम इंटू मीटर आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग अब आगे बात करते हैं, ठीक। तो बेटा हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस, कि मतलब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं एक सिचुएशन कि मान लो ये कि कंडक्टर है, ठीक है ना। कंडक्टर ये जो है ये T1 टेम्परेचर पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है? T1 टेम्परेचर पे रखा हुआ है। तो उस टेम्परेचर पे इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है? R1 है। फिर मैंने क्या किया कि मान लो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, मान लो इंक्रीज कर दिया, मतलब T2 अधिक हो जाएगा टेम्परेचर, तो उस टाइम में मान लो R2 रेजिस्टेंस इसका हो गया। अच्छा, ये आपको फील आ रहा है कि रेजिस्टेंस चेंज करेगा क्या टेम्परेचर के साथ?
थोड़ा सा फील करते हैं कैसे। देखो आप क्या करिए, आप बेसिक फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, रेसिस्टिविटी मैंने बताया है कि ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, ये मटेरियल पे ही डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर हीट करोगे, आप क्या करोगे, हीट करोगे तो बॉडी एक्सपेंड भी करेगा ड्यू टू हीट। पता ही आपको, अगर किसी चीज़ को हीट करो तो वो एक्सपेंड नहीं करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, एक्सपेंड भी करता है, मतलब बेसिकली उसकी फिजिकल अपीयरेंस में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो अगर चेंज आएगा तो एल और ए चेंज होगा, और एल और ए चेंज होगा तो बेटा क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो आपको यहाँ से फील आ रहा होगा कि ड्यू टू टेम्परेचर आपका रेजिस्टेंस क्या करेगा, वेरी करेगा। क्या करेगा, वेरी कर सकता है, ठीक है ना। अब देखो ये वेरी कैसे करता है, मान लो ये T1 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर है, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस, यहाँ पे R2, इसका जो रिलेशन होता है वो ये है बेटा, ठीक है ना। ये जो रिलेशन है ये जनरली इसको यूज करते हैं, लेकिन ये हर जगह वैलिड नहीं होता, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। ये जब बहुत ही छोटी वैल्यू होती है वहाँ पे मतलब टेम्परेचर डिफरेंस अगर बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो ये फार्मूला फिर फेल हो जाता है, ठीक है ना। बट 12 तक इसी को यूज करते हैं, 12 तक इसी को यूज करते हैं, ठीक है ना। इवन पढ़ते भी नहीं कि रियल फार्मूला ये आता कैसे है, लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप भी यही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये R2 लिखा हुआ है, फाइनल रेजिस्टेंस R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। ये क्या है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये R1 क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस है, R2 क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस है। 1 प्लस अल्फा क्या है, अल्फा बेटा एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, एक तरह से कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है अभी, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो T2 माइनस T1 क्या आएगा, ये वाला जो पार्ट होगा, अगर मैं मार्क करूँ इसको, ये वाला क्या आएगा, ये आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। अच्छा ये तो क्लियर है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस तो चेंज करेगा, लेकिन क्या बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, ये कैसे हम पता लगाएंगे। तो देखो अगर ये पॉजिटिव है, क्या है, ये पॉजिटिव है और ये R1 है, ये 1 प्लस समथिंग लिखा हुआ है, अगर बेटा ये पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव हुआ तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और 1 प्लस पॉजिटिव अगर आएगा तो 1 से बड़ा वैल्यू आएगा, और 1 से बड़ा वैल्यू आएगा तो R2 की वैल्यू किससे बड़ी आएगी, R1 से बड़ी आएगी। क्यों, क्योंकि R1 में 1 से बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से ये तो पॉजिटिव होगा, डिपेंड करेगा इस अल्फा पे। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो ये वैल्यू 1 फैक्टर से बड़ा आएगा, 1 फैक्टर से बड़ा आएगा तो मल्टीप्लाई करने से रेजिस्टेंस ओवरऑल R1 से बड़ा आ जाएगा, R2, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर इफ़ अल्फ़ा बेटा ग्रेटर देन 0 है, दैट इज पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव, अल्फ़ा अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बेटा इसका मतलब है कि बढ़ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इफ़ अल्फ़ा अगर आपका बेटा निगेटिव है, क्या है, तो टेम्परेचर अगर आप निगेटिव है बेटा, तो आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तो 1 माइनस समथिंग देगा, मतलब ये फैक्टर किससे छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा आएगा तो 1 से छोटा अगर R1 से मल्टीप्लाई करोगे तो R1 जो R2 की वैल्यू आएगी वो R1 से छोटी आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर अल्फ़ा निगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा, क्या करेगा, घटेगा। इफ़ अल्फ़ा जो है वो नेग्लिजिबल है, क्या है, नेग्लिजिबल है, तो बेटा अगर नेग्लिजिबल होगा तो ये वैल्यू बहुत मल्टीप्लाई, कोई अगर कितनी बड़ी चीज़ हो, अगर नेग्लिजिबल मतलब 0 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक तरीके से। तो अगर अल्फा नेग्लिजिबल होगा तो ये चीज़ बहुत छोटी आएगी 1 के रिस्पेक्ट में, तो एक तरह से ये कितनी वैल्यू के बराबर रहेगी, हमेशा 1 के बराबर रहेगा। मतलब R1 R2 वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, लगभग R1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से R क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है ना। तो यहाँ से अभी तक मुझे ये समझ में आया कि अगर बेसिकली बढ़ेगा कि घटेगा कि कांस्टेंट होगा, वो डिपेंड करेगा अल्फ़ा पे। किस पे डिपेंड करेगा, अल्फ़ा पे डिपेंड करेगा। अगर आपका अल्फ़ा पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अल्फ़ा निगेटिव है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा। इफ़ अल्फ़ा नेग्लिजिबल है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ये किस केस में आता है, तो बेटा होता क्या है, जो कंडक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं उनका अल्फ़ा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर अगर कोई होगा तो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। निगेटिव बेटा किसका होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। कौन से होते हैं,
सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम को Ge से दिखाते हैं, सिलिकॉन को Si से दिखाते हैं। ठीक है ना। अब अल्फा नेग्लिजिबल किसका होता है बेटा? जो अलॉय होता है, अलॉय जानते हैं आप कैसे फॉर्म होता है, तो अलॉय का जो अल्फा होता है बहुत नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अलॉयज। ठीक है ना। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा मैंगेनिन, यही होता है स्पेलिंग में देख लेता हूँ। हाँ सही है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना। कंडक्टर्स में तो बहुत सारे हैं, आप कुछ भी लिख लो। सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, और इसमें नेग्लिजिबल में क्या हो जाएगा आपका? मैंगेनिन। ठीक है ना। तो ये पूरा कहानी है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे अफेक्ट करता है। फार्मूला है आपके सामने, बढ़ेगा घटेगा किस सिचुएशन में, अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं इसमें। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप चाहो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है ना। अगर आपको लगता है आप और अच्छे से चीज़ें लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हो ना। डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, आपको आज़ादी है, कर सकते हैं आप। ठीक है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। बेटा हम लोग का फैक्टर वाला जो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो ख़त्म हो गया। ये फ्रेश टॉपिक है एक तरीके से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, बेटा ये दो चीज़ें हैं ना, इनको अगर अलग अलग पढ़ते हैं ना, अलग अलग जगह, तो बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं आप, तो इसलिए मैं इनको एक साथ रखा हूँ। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। याद रखिएगा, यहाँ कंडक्टेंस है, यहाँ पे कंडक्टिविटी, ये दोनों चीज़ें अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना। बट पैटर्न लगभग सेम है, आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, अभी बताएंगे। इसको बेटा कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस डायरेक्टली आपको समझना है। द रेसिप्रोकल, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है डायरेक्ट कि बताइए ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कितना होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना होगा, डायरेक्ट फार्मूला यूज करना होता है, बाकी दिमाग नहीं लगाना होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, दैट इज 1/r। क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल जी, तो जी कितने, जी बराबर आ जाएगा 1/r। ठीक है ना। तो यूनिट क्या आ जाएगा बेटा? 1/ओम आएगा, या ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बेटा इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा। ये जो होता है ना, इसको सिग्मा बोलते हैं, याद रखिएगा आप। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था, और यहाँ पे किसका रेसिप्रोकल है? रेजिस्टिविटी का, दैट इज रो। हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है ना। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा, मैंने लिख दिया है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? 1/, बेटा रेजिस्टेंस का यूनिट, सॉरी रेजिस्टिविटी का यूनिट, ओम इंटू मीटर, तो ओम इंटू मीटर इनवर्स आपका आ जाएगा। तो ये आपका है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा ओम्स लॉ, बढ़िया अच्छे से, कैसे करंट का डायरेक्शन वगैरह, कैसे करंट फ्लो करता है ना। और फिर मैंने डिटेल में पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, बहुत ही डिटेल में। ठीक है ना। तो आगे हम लोग, आज लेक्चर, ये वाला लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ के नेक्स्ट। ठीक है ना, कि नॉन ओमिक मटेरियल कौन से होते हैं, ओमिक मटेरियल कौन से होते हैं ना, मेजरमेंट के बारे में, जो भी आगे बात करेंगे। अभी आप आज के लिए लेक्चर के लिए आपका इतना ही है। ठीक है ना। सो थैंक यू।